हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोगों के बीपीएससी की तैयारी। दोस्तों आज हम इस वीडियोस में जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है आज का सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों ये टॉपिक बर्निंग रहा है और बीपीएससी 71वीं के पीटी में इस पर जरूर कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल में ही तमिलनाडु के सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि राज्यों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। जस्टिस जोसेफ कुरियन समिति का गठन, जस्टिस जोसेफ कुरियन कमेटी का गठन किया गया है। उनका काम असाइन किया गया है कि वह केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उसकी समीक्षा करें और इस संघीय ढांचे में, फेडरल सिस्टम में कैसे राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, इसकी समीक्षा करके वह अपनी सिफारिश 2026 तक में उनको देने के लिए कहा गया है। दोस्तों हाल के दिनों में केंद्र राज्य के बीच में तानातानी, खींचातानी काफी बढ़ा है। खास करके जहां पर भी विपक्षी दलों के राज्य में सरकारें हैं वहां पर इस तरह के मामले देखने को मिले। आपको याद होगा दिल्ली में एलजी वर्सेस सीएम की जो संघर्ष विवाद चल रहा था कई मुद्दों को लेकर के। इसी तरह से केरल में गवर्नर और जो वहां के मंत्री परिषद में टकराव की स्थिति थी। इसी तरह तमिलनाडु में चल रहा है, जहां जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि वहां के जो बिल कुछ ऐसे पारित किए गए थे जिसको कि राज्यपाल के द्वारा अनुमति न देकर के राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दिया गया था, जिस पर कि वो बाद में सर्वोच्च न्यायालय भी गए। इसी तरह से वेस्ट बंगाल के द्वारा भी अपने गवर्नर पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। तो एक गवर्नर की भूमिका को लेकर के केंद्र राज्य के बीच में एक टकराव की स्थिति रहती है। साथ ही साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें टकराव की स्थिति रहती है। जैसे कि आपको याद होगा कि आयुष्मान हेल्थ जो कि पूरे भारत में लागू किया गया है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं वहां पर स्वास्थ्य को राज्य का विषय कह करके केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली और वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको रेसिस्ट किया गया था। हालांकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आयुष्मान भारत को लागू कर दिया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी भी ये लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह के मामले हैं जिस पर कि राज्यों को लगता है कि ये उनका क्षेत्राधिकार है, केंद्र सरकार उसको डायरेक्शन देने वाला कौन होता है, ऐसा राज्यों का कहना है। इसी तरह से जो कृषि कानून लाया गया था, कृषि कानून के लेकर के पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपस में टकराव होना शुरू हो गया था। पंजाब सरकार का कहना है कि कृषि मूलतः जो है राज्यों का विषय है और ऐसे विषयों को लेकर के केंद्र सरकार कानून कैसे बना सकती है, कैसे थोप सकती है। तो इस तरह के मामले उभर करके आए हैं और काफी इस पर चर्चा रहा है, पूरे देश में काफी डिबेट रहा है। तो इस तरह के टॉपिक्स पर जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे देखने वाली चीज ये है कि हमारा संविधान क्या कहता है केंद्र राज्य संबंध के बीच में, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के संबंध में। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के पार्ट 11 में, भाग 11 में अनुच्छेद आर्टिकल 245 से 293 के बीच में केंद्र संबंधों को डिफाइन किया गया है। आपके लिए ये आर्टिकल और ये पार्ट नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ सकता है कि केंद्र राज्य संबंधों को संविधान के किस भाग में, किस पार्ट्स में उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो पार्ट 11 में इसको डिस्क्राइब किया गया है और आर्टिकल 245 से 293 के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। केंद्र राज्य का जो संबंध है उसको जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है, भारतीय संविधान ने केंद्र राज्य का संबंध एक फेडरल सिस्टम बनाया है, एक संघीय व्यवस्था बनाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार है, अपना अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया गया है देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए। हमारा ये जो मॉडल है एक तरह से कनाडा से के संविधान से बोरो किया गया है, क्योंकि कनाडा में भी केंद्र पावरफुल है और वो स्टेट पर वो एक तरह से नियंत्रण रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर और स्टेट का जो सरकार है अलग अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। तो ये संविधान में व्यवस्था की गई है एक तरह से कि संघीय व्यवस्था होगी। और ऐसा नहीं है कि संबंध जो संविधान में दिए गए हैं उसके कारण से ये टकराव की स्थिति होती है। हमारे संविधान ने बहुत खूबसूरती से जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको डिफाइन किया है और 3 स्तर पर
सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन किया गया है। वो 3 स्तर कौन सा है? पहला स्तर है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको कि विधायी संबंध कहते हैं, जो कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध, आर्टिकल 256 से 263 के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। इसी तरह से वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, आर्टिकल 264 से 293 के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विधायी संबंध कितने से कितने आर्टिकल के बीच में इसको डिफाइन किया गया है, या फिर प्रशासनिक संबंधों को कितने से कितने आर्टिकल के बीच में डिफाइन किया गया है। आपको ये याद रखना है, बिल्कुल जरूरी है। अब इसका जो डिटेल्ड है उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये हम समझ लेते हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशन के संबंध में पहले भी कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई थी। इन कमेटियों के नाम के संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे, आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन के लिए जो कमेटी आई थी, वो आई थी 1966 में। ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। दूसरा जो कमेटी आया था वो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही, जैसे जोसेफ कुरियंस कमेटी का गठन किया गया था, उसी तरह से 1969 में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। इसी तरह से 1973 में पंजाब के सरकार के द्वारा एक प्रोपोजल पारित किया गया था, जिसमें स्टेट को ज्यादा पावर देने की बात कही गई थी। उस प्रोपोजल का नाम था आनंदपुर साहिब प्रोपोजल। इसी तरह से 1977 में केंद्र सरकार के वेस्ट बंगाल के द्वारा भी एक मेमोरेंडम पारित किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा राज्यों को अधिक पावर देने की मांग की गई। इसका नाम था पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम 1977। बाद में केंद्र सरकार ने भी 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया। ये सरकारिया कमीशन कई बार पूछा जा चुका है प्री में कि कब गठित हुआ और किस विषय से संबंधित है। तो क्लियर है कि 1983 में गठित हुआ और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सेंटर स्टेट रिलेशन के को एक तरह से रीडिफाइन करने के लिए इसका गठन किया गया था, ताकि टकराव कम से कम हो सके। इसी तरह से बाद में एक और कमेटी का गठन किया गया था, पुंछी कमेटी का गठन किया गया था 2007 में, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र राज्य के बीच में रिलेशन को फिर से रीडिफाइन करने के लिए। तो अब तक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है वो 3 कमेटी का गठन किया गया है। मोरारजी देसाई कमेटी का गठन किया गया था 1966 में, दूसरा सरकारिया कमेटी का गठन किया गया था 1983 में, और तीसरा पुंछी कमीशन का गठन किया गया था 2007 में। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये दूसरा कमेटी का गठन किया गया है। पहला कमेटी राजमन्नार कमेटी था और दूसरा 2025 में जोसेफ कुरियन कमेटी का गठन किया गया है। क्योंकि दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत बड़ा है, टॉपिक है, एक दिन में और एक वीडियोस में इसको कवर करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे लिए जो जितना रेलिवेंट है मैं उस रेलिवेंट पार्ट को इसमें डिस्कस कर देना चाहता हूं। दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन के जैसे मैंने बताया कि 3 आयाम हैं। पहला हमारा पिलर है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा हमारा आयाम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तीसरा हमारा आयाम है फाइनेंशियल रिलेशंस। अब इस तीनों आयाम के बीच में, तीनों पिलर में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, उस पर केवल हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों लेजिस्लेटिव रिलेशंस में सबसे पहला पॉइंट है केंद्रीय और राज्य कानूनों का क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो संसद है हमारा, संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकता है। उनके कानून के जो शक्ति होती है पूरे देश पर लागू होता है। उसी तरह से एक राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो पूरे राज्य के भीतर लागू होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर फैक्ट्स जो याद रखने वाली बात है कि केंद्र के पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर उसके द्वारा कानून बनाया जाता है, और स्टेट को कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिस पर उनके द्वारा कानून बनाया जाता है और वो राज्य के अंदर प्रभावी होता है। तो दोस्तों संविधान के 7वें अनुसूची में 17 शेड्यूल में इसको डिफाइन किया गया है। उसमें क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन ये किया गया है कि वहां पर 3 लिस्ट बनाए गए हैं, एक सेंट्रल लिस्ट,
दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का पावर केवल और केवल केंद्र सरकार को है। उसी तरह से स्टेट लिस्ट में जितने भी विषय रखे गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। उस वैसे लिस्ट उस लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट हैं जो कि न सेंटर में है न स्टेट लिस्ट में है। उसमें वैसे विषयों को रखा गया है जो जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। ये क्लियर बिल्कुल कर दिया है संविधान ने कि कोई किसी तरह का टकराव का स्थिति न आए। अब यहाँ पर आपको एक और फैक्ट याद रखने की जरूरत है कि सेंटर लिस्ट में आज के डेट में जो कुल विषय है, कुल सब्जेक्ट है वो 100, और स्टेट लिस्ट में जो हमारा टोटल जो सब्जेक्ट है वो 61, और कंकरेंट लिस्ट में टोटल जो हमारा सब्जेक्ट है वो 52 है। मतलब 100, 61, 52। आपको बताना चाहेंगे कि ये स्ट्रक्चर, ये संख्या पहले नहीं था। भारत का जब संविधान लागू हुआ था उस समय इस तरह इतनी संख्या अलग थी। उस समय संख्या क्या थी? भारत के संविधान के लागू होने के समय ये पहले कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ 47 विषय ही था, 47 सब्जेक्ट ही था। लेकिन 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो स्टेट का लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट था, उससे से 5 घटा करके उसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर 97 लिस्ट थे, सब्जेक्ट थे सेंटर में, उसको भी बढ़ा करके 100 कर दिया गया। मतलब कि संविधान लागू होने के समय हमारे सेंटर में 97 सब्जेक्ट था जिसको बढ़ा करके 100 कर दिया गया। उसी तरह से कंकरेंट लिस्ट में हमारा 47 सब्जेक्ट था जिसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया, और स्टेट में जो 66 सब्जेक्ट था उसको घटा करके 61 कर दिया गया। अब 61 जो किया गया उनमें से कौन से विषय को निकाला गया? उसमें 2 महत्वपूर्ण विषय है, एक तो शिक्षा और दूसरा वन क्षेत्र पर कानून बनाने की शक्ति, और तीसरा हो गया न्यायिक प्रशासन। ये 3 महत्वपूर्ण है। बाकी भी है, माप तौल जैसे विषय हैं, उसको भी पहले स्टेट में था जिसको कि निकाल के कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें डाल दिया गया। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स याद रखने हैं, पहले क्या था अभी क्या है, और आपको ये याद रखना है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया और वो कौन कौन से विषय हैं। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली चीज है कि संविधान ने यह भी बता दिया है कि यदि अगर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा अगर कभी कानून बनाया जाता है अपने अपने विषयों पर और अगर टकराव होता है तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसी तरह से केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची पर कंकरेंट लिस्ट पर अगर कानून बनाया जाता है और दोनों में अगर टकराव की स्थिति आती है तो सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून ही पावरफुल होगा। इसी तरह से अगर कंकरेंट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लिस्ट पर बनाती है और दोनों में टकराव होता है तो कंकरेंट लिस्ट पर सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो प्रभावी होगा। अगर कंकरेंट लिस्ट पर मतलब समवर्ती सूची पर जिसके कुल विषय अभी 52 है, 52, अगर उस पर सेंटर के द्वारा भी कानून बना दिया जाता है और स्टेट के द्वारा भी कानून बना दिया जाता है तो ऐसे मामले में सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो प्रभावी होंगे, स्टेट के जो कानून होंगे वो उसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत खूबसूरती से हमारे संविधान में किया गया है कि जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा एक कल्पना की गई कि ऐसे भी कई मामले हो सकते हैं कि जो सेंटर में भी ना हो, जो ना स्टेट में भी हो, ना कंकरेंट में भी ना आए। उसको उसने अवशिष्ट शक्ति कहा, जिसको रेजिडुअल पावर्स भी कहा जाता है, रेजिडुअल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। वैसे मामलों पर कानून बनाने के पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। तो टकराव की जो संभावनाएं होती है संभवतः संविधान के द्वारा हल करने का प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं कि स्टेट का जो अपना लिस्ट है उस पर तो स्टेट को पावर है कानून बनाने का, लेकिन संविधान में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां दी गई हैं जबकि स्टेट के लिस्ट पर सेंटर को भी कानून बनाने का पावर दिया गया है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। वो 5 कंडीशंस हैं जिसमें कि स्टेट लिस्ट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है।
वो 5 कंडीशंस कौन है? अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए, कुछ विशेष परिस्थिति जिसमें कि संसद की राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, तब संसद इस पर कानून बनाने के लिए राजी हो सकता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया कि आपात की स्थिति आ जाए, आपातकाल, जैसे कि राष्ट्रीय आपात आ जाए, तो वैसी स्थिति में संसद को यह पावर है कि स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकता है। या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो राज्य विषयों पर कानून बनाने का पावर संसद के पास चला जाता है। ऐसा मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था। चौथा कंडीशन आता है जबकि स्टेट्स कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि बहुत व्यापक महत्व का हो, उस पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से अगर अनुरोध करे कि आप कानून बना दीजिए, तो संसद बना सकता है। जैसे कि बहुत पहले 1970 के दशक में एक कानून बना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वो उसको बनाने के लिए स्टेट्स के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसके बाद उसके द्वारा वो बनाया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि जो वन वाला कानून है वो पहले स्टेट का विषय था, बाद में उसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया था। तो उस समय जब वो स्टेट का हिस्सा था तो राज्यों ने मिलकर के केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था और अनुरोध के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। इसी तरह से पांचवा जो कंडीशन है, पांचवी जो परिस्थिति है वो है इंटरनेशनल लॉ को लागू करने के लिए। अगर मान लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई अगर एग्रीमेंट किया जाता है, उस एग्रीमेंट के आलोक में अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, अगर वो राज्य का ही विषय क्यों ना हो, तो उस पर भी वो केंद्र सरकार को कानून बनाने का पावर दिया गया है संविधान के द्वारा इंटरनेशनल लॉ को लागू करने के लिए। तो ये 5 परिस्थितियां हैं जिस पर की पावर दिया गया है स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनने के लिए। साथ ही साथ स्टेट लिस्ट पर कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जबकि कानून बनाने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। एक तरह से राज्य का पर केंद्र का नियंत्रण है कि ऐसे विषयों पर अगर कानून बनाते हैं तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा हुआ। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स को बाधित करने वाला ऐसा कोई कानून राज्य सरकार बनाने जा रही है तो उसको सबसे पहले केंद्र सरकार से यानी कि राष्ट्रपति महोदय से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, जब वित्तीय आपात लागू होता है तो वित्तीय आपात के समय जो खर्च के मामले होते हैं या फिर जो फाइनेंस बिल होते हैं उस पर अनुमोदन को रोक सकता है, मतलब कि केंद्र सरकार रोक सकता है, मतलब राष्ट्रपति रोक सकता है। इसी तरह से जो स्टेट के कई ऐसे विषय हैं जो कि जिसको के लगता है जब विधानसभा से पारित होकर के गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर को लगता है कि वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे मामले में ऐसे जो बिल पारित स्टेट के द्वारा अपने स्टेट लिस्ट पर पारित किया जाता है उसको भी राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा अनुमति के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। तो ये चेक एंड बैलेंस है, मतलब क्षेत्र डिफाइन है लेकिन चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, प्रशासनिक रिलेशंस की। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट्स आता है कि कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अपने अपने जो लिस्ट हैं उस पर अगर कानून बनाया जाता है तो उसको लागू करने का पावर भी संविधान के द्वारा दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? केंद्र सरकार अपने जो सेंट्रल लिस्ट है उस पर कानून बनाने के साथ साथ उसको पूरे देश भर में लागू कराएगा और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बना करके उसको लागू करेगा। और कंकरेंट लिस्ट पर जब केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उसको लागू करने का जो दायित्व होता है वो स्टेट्स गवर्नमेंट पर होता है। तो इसमें कार्यकारी शक्तियों का इस तरह से बंटवारा किया गया है। अब राज्य पर केंद्र का कुछ दायित्व दिया गया है। राज्य पर क्या दायित्व दिया गया है? स्टेट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सेंट्रल जो सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो कानून बना सकती है, लागू भी कर सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का पावर, उसको धरातल पर लाने का पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के बिना तो हो नहीं सकता है। तो वो दायित्व दिया गया है राज्यों पर कि केंद्र के जो कानून है उसको धरातल पर उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, लागू कराएंगे। तो राज्य पर केंद्र का ये दायित्व दिया गया है। इसी तरह से राज्यों को केंद्र का डायरेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट रूप से रह करके काम कर सकते हैं। क्या भी इसको भी किस विषय पर डायरेक्शन दिए जा सकते हैं इसको भी संविधान ने डिफाइन किया है। एक तो हो गया कि रेलवे की सुरक्षा, दूसरा चूंकि रेलवे हर एक स्टेट से गुजरता है, दूसरा संचार की सुरक्षा,
कम्युनिकेशन की सुरक्षा, और तीसरा हो गया जो SC ST समुदाय है, ST समुदाय, उसकी सुरक्षा, चौथा अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के संबंध में भी राज्य को केंद्र का निर्देश जा सकता है। इसी तरह से केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग के भी बिंदु पर को भी संविधान में डिफाइन किया गया है। सहयोग का बिंदु यह है कि अगर किसी राज्य के बीच में नदी के जल के बंटवारे के संबंध में अगर टकराव हो जाता है तो उस पर भी न्याय करने का फैसला, न्याय करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर दो राज्यों के बीच में नदी जल का बंटवारा का विवाद होता है तो इसको कौन सुलझा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होगा कि सांसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही ये पावर दिया गया है कि दो राज्यों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद को सुलझाया जा सकता है। हमने पहले पूर्व के वीडियो में बताया था कि ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में भी दायर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जो अंतर्राज्यीय स्तर पर जो विवाद होते हैं छोटे मोटे, या फिर ट्रेड से संबंधित अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल बनाना, या फिर इंटर स्टेट जो है काउंसिल का गठन करके दो राज्यों और कई राज्यों के बीच में सहयोग का संबंध बनाना, ये सब भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के दायित्व दिया गया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज का भी गठन किया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर करने के लिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा 3 ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया गया है, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। 3 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है। अब इसमें केंद्र और राज्य के बीच में क्या सहयोग है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनकी जो सेवाएं रहती है वो केंद्र सरकार के साथ साथ पूरे राज्य में कहीं पर भी राज्य सरकार को अलॉट कर दी जाती है उनसे काम लेने के लिए। मतलब वो कहीं पर भी काम कर सकता है, कहीं भी दायित्व निभा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। पहला फैक्ट ये है कि नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का पावर भी केंद्र सरकार को दिया गया है। उसमें से पावर राज्यसभा को मेनली दिया गया है कि राज्यसभा को संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत 312 के तहत यह पावर दिया गया है कि वह ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन के लिए वह प्रस्ताव पारित कर सके। अगर वो प्रस्ताव पारित कर देता है तो नए अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन हो सकता है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट हैं, अगर एक दो से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। इसी तरह से कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आयोग के सदस्य होते हैं या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, उसकी बहाली तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसको हटाने का पावर केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि याद रखना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अगला जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में, वो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। हमारे भारत के संविधान ने जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसका डिवीजन किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का भी डिवीजन किया है, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है उसका डिवीजन नहीं किया है, वो इंटीग्रेटेड है। यानी कि ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे सिविल कोर्ट। ऐसा इसलिए रखा है ताकि सेंटर हो या स्टेट हो या कहीं का भी कानून हो, सभी के लिए न्याय चाहे वो स्टेट के हाई कोर्ट भी दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। ऐसा नहीं हो कि हाई कोर्ट अलग निर्णय दे दे, सुप्रीम कोर्ट अलग निर्णय दे दे और दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो। तो इस टकराव से बचने के लिए इंटीग्रेटेड जो जुडिशियरी सिस्टम है उसको अपनाया गया है। अब एक और व्यवस्था है आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन। जैसा मैंने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो दोनों का डिवीजन है, लेकिन अगर जैसे कि फाइनेंशियल जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस में बताया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में सेंटर को ज्यादा पावर आ जाता है स्टेट के ऊपर, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है उसमें स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है एक तरह से वो सेंटर में वेस्ट हो जाता है अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाता है देश में। तो
अब हम देखते हैं अगला फाइनेंशियल रिलेशंस के बीच में सेंटर भारतीय संविधान के द्वारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशंस है उसको जो डिफाइन किया गया है, जो वित्तीय जो संबंध होता है उसके संदर्भ में भी, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन कर दिया गया है ताकि कोई टकराव की गुंजाइश न बने। पहला पॉइंट है इसमें कि टैक्सेशन पावर। इसमें भी ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सेंटर के विषय पर, जो केंद्र के विषय है उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। उसी तरह से राज्यों को राज्यों के विषय पर टैक्स लगाने का अधिकार है। इसी तरह से कंकरेंट लिस्ट जो है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों को जो है टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने बताया कुछ रेजिडुअल जो विषय हो सकते हैं उस पर टैक्स लगाने का पावर केवल संविधान को, संसद को दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेजिडुअल जो पावर होता है उसको यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिफ्ट पर टैक्स लगाया है, वेल्थ पर टैक्स लगाया है और एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाया गया है इनके द्वारा। न सिर्फ टैक्सेशन के पावर को डिफाइन किया गया है बल्कि जो टैक्स रेवेन्यू का किस प्रकार से डिसबर्समेंट होगा सेंटर में और स्टेट में उसको भी संविधान के द्वारा उसको भी डिफाइन किया गया है। अभी तो हमारे देश में जितने भी तरह तरह टैक्स लगते थे सबको यूनिफाइड कर दिया गया है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे चाहे गुड्स पर या सर्विस पर, उसको यूनिफाइड करके उसको जीएसटी अधिनियम के तहत लाया गया है। अभी देश में जो दो मुख्य रूप से जो टैक्सेशन सिस्टम चल रहे हैं वो हैं, एक 80वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1996 में लाया गया था, वो है इनकम टैक्स, कस्टम और कॉर्पोरेट टैक्स सॉरी। और दूसरा जो है वो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इनकम टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा इम्पोज किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा है इसकी कलेक्शन किया जाता है, लेकिन उसका पैसा जो है सॉरी सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में उसका पैसा बट जाता है। उसी तरह से जीएसटी को इम्पोज करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसको कलेक्शन करने का पावर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उसको कलेक्शन करता है और यूज भी दोनों के द्वारा एक फॉर्मूले के तहत किया जाता है। तो एक तरह से टैक्स रेवेन्यू डिस्बर्समेंट हो गया। उसी तरह से नॉन टैक्स डिस्बर्समेंट को भी डिफाइन किया गया है इस संविधान के द्वारा। जैसे कि रेलवे पर हो गया रेल नॉन टैक्स, जिस पर की मतलब एक तरह शुल्क हो गया, एक तरह से जो फी सरकार लगाती है, जैसे कि रेलवे की किराया से आय हो गया, या फिर अलग अलग जो कॉर्पोरेट जो सरकार की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उससे जो सरकार को जो रेवेन्यू आता है वो भी डिफाइन कर दिया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी जैसे कि अपने जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार टैक्स लगा सकती है उसको, जो जैसे पशुपालन पर, जैसे कि मत्स्य पालन से जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसको भी डिफाइन कर दिया गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू डिसबर्समेंट पर। अब इसके साथ साथ टैक्स का सिस्टम तो अलग अलग है ही, इसके साथ साथ राज्यों को मदद करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। इसको भी संविधान में डिफाइन किया गया है दो आर्टिकल के तहत, एक 275 और दूसरा 282। दो आर्टिकल इसके लिए निर्धारित किया गया जिसमें कि अनुदान, ग्रांट का, सब्सिडी नहीं ग्रांट की चर्चा की गई है। एक ग्रांट है लीगल ग्रांट जिसको कि 275 आर्टिकल के 275 में डिफाइन किया गया है। इस लीगल ग्रांट में केंद्र सरकार पर यह बाध्यकारी है कि वो राज्यों की मदद करेंगे और इसके लिए जो है फाइनेंस कमीशन का जो सिफारिश होता है उस सिफारिश के आलोक में, उस सिफारिश के आलोक में उसको फॉलो अप करते हुए लीगल ग्रांट जारी किया जाता है। इसी तरह से 282 के तहत जो है विवेकाधीन ग्रांट आता है जिसको कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहा जाता है, जो कि केंद्र सरकार की मर्जी पर है कि वो दें या ना दें। और यह ग्रांट पहले योजना आयोग के द्वारा अगर कोई योजना लाई जाती थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रांट दिया जाता था। अभी नीति आयोग के जो योजनाएं होती हैं, नीति आयोग के द्वारा अगर किसी कोई स्कीम लाया जाता है तो उनको लागू करने के लिए यह ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर हो या फिर ग्रांट हो, टैक्स हो या ग्रांट हो, उसके बीच में जो डिवीजन होना चाहिए उसका भी समय समय पर निर्धारण करने का व्यवस्था संविधान में दिया गया है। इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है हर 5 वर्ष पर प्रेसिडेंट के द्वारा।
फाइनेंस कमीशन के गठन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 280 में दिया गया है। और फाइनेंस कमीशन के गठन के बाद हर 5 साल पे जो गठित किया जाता है उनके द्वारा ये फॉर्मूला बताया जाता है कि कितना पैसा केंद्र को मिलेगा टैक्स से और कितना पैसा स्टेट को मिलेगा और कितना ग्रांट जो है स्टेट्स में दिया जाना है, तो वो फॉर्मूला बताते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा जो लोकल बॉडीज के स्तर पर जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है उसको भी जो है पैसा कितना देना है इसके लिए सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। इसी तरह से संविधान में सेंटर स्टेट के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, डेब्ट लिया जाता है, उसका भी चर्चा किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट में ऋण लिया जाता है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट में ऋण लिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी देश के बाहर किसी दूसरे राज्यों से, किसी दूसरे देशों से ऋण नहीं ले सकता है। ये संविधान के द्वारा पाबंदी लगाई गई है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह से इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिशन दिया गया है, जैसे कि केंद्र सरकार के कोई ऑफिस हैं या राज्य सरकार के कोई ऑफिस हैं तो उस पर एक दूसरे के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी में फाइनेंस जो रिलेशंस हैं उसको डिफाइन किया गया है। जैसे मैंने बताया कि वित्तीय अगर आपातकाल लागू हो जाए सॉरी, वित्तीय आपातकाल का समय में केंद्र सरकार राज्यों को जो पैसा दिया जाता है उसको कम कर सकता है, उसकी कटौती कर सकता है। तो हम ये सारे पावर एक तरह से डिफाइन किए गए हैं संविधान में, लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध एक बहुत व्यापक, बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हमने कोशिश किया है कि इसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हेल्प मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे। मैं एक बार एक सरसरी निगाह से फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं, खास करके वैसे पॉइंट्स पर हिट करना चाहता हूं जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार फिर से 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे मेनली क्या क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जस्टिस जोसेफ कुरियन समिति का गठन किन के द्वारा किया गया और किन विषयों को लेकर किया गया, पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि केंद्र राज्य संबंधों को किस पार्ट में संविधान के डिफाइन किया गया है, उसका उत्तर है 11। केंद्र राज्य संबंधों को कितने से कितने आर्टिकल के बीच में डिफाइन किया गया है, तो उसका उत्तर है 245 से 293। केंद्र राज्य संबंधों में किस तरह की व्यवस्था की गई है, संघीय व्यवस्था की गई है, हमने बताया। और ये किससे बोरो किया गया है, कनाडा से बोरो किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। अब तक कितनी कमेटियों का गठन हुआ, तो वो भी हमने बता दिया कि केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में मोरारजी देसाई कमेटी का गठन किया गया था। बाद में 1983 में सरकारिया कमेटी का गठन किया गया था। 1983 में सरकारिया कमेटी का गठन किया गया था। इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं 100 बार ये इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से पुंछी कमेटी का गठन 2007 में हुआ था और तमिलनाडु सरकार के द्वारा इससे पहले राज मन्नार कमेटी का गठन किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो विषयों का बंटवारा है, जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, वो संविधान के किस शेड्यूल में दिया गया है, तो उसका उत्तर है 7th शेड्यूल। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट को हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, उसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसी तरह से रेजिडुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाने का पावर किसको है, उसका उत्तर है संसद, पार्लियामेंट। और 5 ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिस पर कि केंद्र सरकार को राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, उसका उत्तर है कि राज्यसभा अगर उस पर अनुमोदन दे दे, या राष्ट्रीय आपात आ जाए, या राज्य आपातकाल लागू हो जाए, या स्टेट्स इसके लिए रिक्वेस्ट करे, या अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए। इसी तरह से आपके लिए एक और महत्वपूर्ण है कि वो कौन से आर्टिकल हैं जिसमें कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है, वो उसका उत्तर है आर्टिकल 312। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसको बिल्कुल गेट बाय हार्ट कर लीजिए, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए। और इसमें राज्यसभा को पावर दिया गया है। इसी तरह से
आपको याद रखना है कि जो लीगल ग्रांट दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, 275 के तहत दिया जाता है, और आर्टिकल 280 के 2 के तहत जो है डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन ग्रांट प्रदान किया जाता है। इसी तरह आपको याद रखना कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत गठित किया गया है, उसका उत्तर है 280। इसको भी बिल्कुल ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी हमको लगता है 50 से 100 बार पूछे जा चुके हैं, फिर भी हम लोग गलत करके आते हैं। और इसको कौन गठित करता है, वो प्रेसिडेंट गठित करता है। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जीएसटी को कौनवे संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, इसका उत्तर है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और हर साल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।